नमस्कार। रेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अविनायक। आज फिर से बात करने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका विश्लेषण तथा संभावित प्रश्न। याद रहे कि यह प्रश्न सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो चाहे केंद्र सरकार के अर्थात यूपीएससी या एसएससी रेलवे हो या फिर किसी राज्य से संबंधित, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर प्रश्न शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, यद्यपि किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। यद्यपि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, इनमें से किसी के समान नहीं। याद रहे, प्रकाश के किरणों की प्रकृति होती है। अब समझने का प्रयास करें। प्रकाश दोहरी प्रकृति दर्शाता है। प्रकाश कौन सी प्रकृति दर्शाता है? दोहरी प्रकृति दर्शाता है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग एवं कण दोनों के समान। अब बात है कि प्रकाश दोहरी प्रकृति दर्शाता है। कौन कौन सी? कभी ये कण के समान होती है तथा कभी तरंग के समान। कभी कण के समान तो कभी तरंग के समान। इनके यानी प्रकाश के कुछ गुण हैं, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। ये इनके गुण हैं तथा इनकी व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है। इनकी व्याख्या व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इनकी व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है। याद रहे कि प्रकाश जो होता है ये छोटे छोटे टुकड़ों में मिलकर बनता है। प्रकाश छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनता है। अतः इन्हें क्या दीर्घ तरंग दैर्ध्य बोला जा सकता है? नहीं। जब छोटे छोटे टुकड़ों में हैं तो इनका तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है, या फिर लघु तरंग दैर्ध्य या सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि यह छोटे कणों से बना होता है। प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। तो इसका उत्तर है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। हमने अभी पूर्व में ही बताया है कि प्रकाश दो अपनी प्रकृति यानी अपने नेचर को दर्शाता है। दो प्रकार से यह दोहरी नेचर दर्शाता है, कभी कण के समान, कभी तरंग के समान। और इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वह बहुत ही छोटा होता है। जब तरंग दैर्ध्य छोटा होता है, इसी के साथ साथ जो विवर्तन होता है वह भी बहुत छोटा होता है। और जब तरंग दैर्ध्य और विवर्तन दोनों छोटे होते हैं तो हम प्रकाश को अपनी आँखों से नहीं देख सकते। प्रकाश को अपनी आँखों से नहीं देख सकते। और जाहिर सी बात है, या कोई भी चीज़ हो जिनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। याद रखना, जिनकी प्रकृति या जिनका तरंग दैर्ध्य छोटा होता है या सूक्ष्म होता है, उनकी गति कैसी होती? सीधी होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानित है। शून्यावकाश, इसे निर्वात भी बोल सकते हैं। शून्यावकाश को निर्वात भी बोल सकते हैं। ऑप्शन है 10 × 10 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10 प्रकाश वर्ष। इसका उत्तर है 3 × 10 मीटर पर सेकेंड। याद रहे, प्रकाश से संबंधित जब भी कोई भी डिजिट आएगी तो वो 10 मीटर पर सेकेंड में ही आएगी। यद्यपि मीटर पर सेकेंड है, और प्रकाश की से संबंधित कोई डिजिट पूछी जा रही है तो 10 मीटर पर सेकेंड ही आएगी। अब बात करते हैं कि प्रकाश का शून्यावकाश में तो वेग इतना हो गया, क्या इनके अलावा भी कोई है? जी हाँ,
हैं वो क्या है, वो है जैसे निर्वात में तो यह हो गया कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। हीरा है, हीरे में सॉरी चलते सीक्वल से चलते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन में 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कम हुआ ना, किससे? निर्वात से कम कौन है? हाइड्रोजन है। इसके बाद आता है पानी। पानी में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पानी में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद कांच आता है। कांच में प्रकाश की चाल 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। याद रहे, पहले निर्वात है, फिर हाइड्रोजन है, फिर पानी है, उसके बाद कांच है और उसके बाद आता है हीरा। हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। हीरे में प्रकाश की चाल 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। कितनी होती है? 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। याद रहे, इनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं कि प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति है, या प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, या प्रकाश की गति न्यूनतम होता है, या पूछ सकता है कि पानी में प्रकाश की गति कितनी होती है, या हाइड्रोजन में प्रकाश की गति कितनी होती है। जैसे निर्वात में पूछ लिया, यानी शून्यावकाश में पूछ लिया, इसी तरह से कांच, हीरा, पानी या हाइड्रोजन में भी पूछ सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किस के बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच है, निर्वात है, जल है, वायु है। आपको मैंने अभी बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। वहीं पर हाइड्रोजन बताया था 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर जल है, और जल में 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। बात यहाँ पर हो रही है कि न्यूनतम यहाँ पर कांच है। मैंने बताया था यद्यपि हीरा नहीं है तो कांच होगा। कांच में 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन यद्यपि यहीं पर हीरा हो तो सबसे न्यूनतम गति किसमें होगी? हीरे में होगी, क्योंकि हीरे में प्रकाश की गति 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर क्या था? इसका उत्तर है कांच। उत्तर क्या था? कांच था, क्योंकि यहाँ पर हीरा नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं, चर का मतलब कुछ उनकी प्रकृति होती है, वो प्रभावित होती है। वह है कौन कौन से हैं? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, वेग और आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और वेग। इसका उत्तर है तरंगदैर्घ्य और वेग। इसका उत्तर है तरंगदैर्घ्य और वेग। क्यों? क्योंकि जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या वायु से कांच में जाती है, यहाँ पर दिया है कि वायु से कांच, हम सीधे शब्दों में समझते हैं कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, इसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित हो जाते हैं। तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित हो जाते हैं। अगर ये याद हो कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य मतलब आवृत्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जब प्रकाश के तरंगदैर्घ्य या प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो सीधे उत्तर हम आसानी से ढूंढ सकते हैं क्या? कि उत्तर होगा तरंगदैर्घ्य और वेग, क्योंकि आवृत्ति तो प्रभावित होती ही नहीं। आवृत्ति यहाँ भी है, आवृत्ति यहाँ भी है और आवृत्ति यहाँ भी है।
आवृत्त तीनों जगह है, इसलिए ये तीनों उत्तर नहीं होंगे। उत्तर क्या होगा? डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञान के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होने वाली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नियान। इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होती है? हम देखते हैं जो बैनर वगैरह बनाए जाते हैं या प्रकाश से संबंधित कोई डिजाइन तैयार की जाती है, जैसे झालर वगैरह देखते हैं, ये बल्ब वाली नहीं मैं बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ जिनमें गैस लिक्विड भरा होता है, उनके अंदर छोटे छोटे टिमटिमाते हुए तारे से नजर आते हैं। ऐसे प्रकाश की सजावट की बात कर रहा हूँ। ऐसे में किनका प्रयोग होता है? उसमें प्रयोग होता है नियान का। किसका प्रयोग होता है? नियान का। इसका उत्तर क्या है? नियान है। जैसे नियान गैस विसर्जन लैंपों एवं ट्यूबों तथा प्रतिदीप्त बल्बों में भरी जाती है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड भरी जा सकती? नहीं, क्योंकि उनके अंदर लगे हुए टंगस्टन को ये क्या कर देंगे? पिघला देंगे। क्या कर देंगे? पिघला देंगे, या आग लग जाएगी और वो फ्यूज हो जाएंगे। परंतु नियान एक अक्रिय गैस है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी जगह आर्गन भी हो सकता है। आइए अगला प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों। प्रश्न ध्यान से देखें। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण का, विवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवण और व्यतिकरण। इसका उत्तर है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। इसका कारण क्या है कि जब साबुन का झाग बनता है तो वो बहुत पतला होता है। जाहिर सी बात, जो उसकी दीवारें होती हैं वो बहुत ही पतली होती हैं, और जब पतली होंगी तो जाहिर सी बात है ये पारदर्शी हो जाती हैं। जब किसी पारदर्शी पतली परत पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है, मतलब आपतित का मतलब होता है डाला जाता है, ऐसे समय में ये दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण होता है। क्या होता है? व्यतिकरण होता है इन दोनों पृष्ठों से। इस परिघटना के परिणामतः या परिणाम स्वरूप वह परत चमकदार दिखाई पड़ती है। हम देखते हैं साबुन जब हम बाहर कपड़े धुलते हैं तो प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो हमें वो अधिक कलरफुल दिखाई देती हैं। इसका यही कारण है क्योंकि वो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण होती हैं। आइए अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है किससे किसमें? हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, या वायु से कांच में। इसका उत्तर है हीरे से कांच में। इसका उत्तर है हीरे से कांच में। जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। वो कैसे होता है? आइए जानते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान रहे, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर, आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है। बात को समझो। सघन से यानी घने से, सघन मतलब घना होता है, घने से विरल, विरल का मतलब होता है कि विच्छेदित या फिर जगहेदार। जब सघन से विरल माध्यम में कोई भी प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तब आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। जो आपतन कोण होता है या इसका मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति पर जो अपवर्तित किरण होती है वह वापस सघन माध्यम में लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। याद रहे कि प्रश्नगत जो विकल्प है इसमें हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। किसका बात यहाँ पर है कि किसका अपवर्तनांक कांच से अधिक है? हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक है। इसी कारण हीरे से जब कांच में प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन
होता है। यहाँ अहम रोल किसका है? अपवर्तनांक का है। तो कांच का अपवर्तनांक हीरे की अपेक्षा कम है। आइए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण अभ्यांतर, अभ्यांतर को आंतरिक बोला जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, अपवर्तन पर, प्रकीर्णन पर या व्यतिकरण पर। कह रहा है कि तंतु, प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह कार्य करता है। आइए जानते हैं कैसे। प्रकाश तंतु जब कांच या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती हैं। प्रकाश तंतु यानी जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं ये प्लास्टिक से निर्मित होती हैं, परंतु बहुत ही पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती हैं। जैसे हम तार देखते हैं, तार के अंदर जो वायर होता है हम उसे निकाल दें तो ऊपर का जो कवर बच जाता है, समझ लो वो प्रकाश तंतु है, परंतु ये बहुत ही मोटी होती हैं, वो बहुत ही पतली होती हैं। वर्तमान में जो नेटवर्किंग सिस्टम चल रहा है या जुड़ रहा है ये किस पर आधारित है? सैटेलाइट ऊपर है और नीचे ऑप्टिकल फाइबर होता है जो कि उसे सिग्नल भेजता है और उससे वो कनेक्ट किया जाता है। जैसे हम मंगल मिशन देखते हैं, मंगल मिशन मूवी में जब हम मंगल मिशन जो होता है, जो सैटेलाइट होता है, इसे जब लॉन्च करते हैं, लॉन्च करने के पश्चात जो उसमें 6 या 8 कुछ रॉकेट नुमा होता है, उन्हें हम रास्ते में ही विस्थापित करते हैं। हमारी जब उड़ान हो जाने के पश्चात, जब हमारी ग्रेविटी से निकल जाता है, उसके पश्चात जब उन्हें हम छोड़ देते हैं तो वो समुद्र के विभिन्न कोने में जाके गिरता है और उन्हीं के द्वारा हम ये पता करते हैं कि इन्हें सिग्नल मिल रहा है या नहीं। इसी तरह से प्रकाश तंतु होता है, ये खोखली और प्लास्टिक से निर्मित बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किस पर कार्य करती हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इनमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता। याद रहे, प्रश्न बन सकता है कि क्या प्रकाश तंतु में ऊर्जा का क्षय हो सकता है, या फिर प्रश्न हो सकता है कि ऊर्जा का क्षय नहीं होता, किसमें? तो उत्तर होगा प्रकाश तंतु में या ऑप्टिकल फाइबर में ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा का किसी भी प्रकार का क्षय नहीं होता। इससे संबंधित और भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे प्रकाश तंतु परिघटना या जैसे किसी परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है, तो क्या होगा? यही होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आइए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तंतु प्रकाशिकी संचार में, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग में, रेडियो तरंग में, सूक्ष्म तरंग में या विद्युत तरंग में? उत्तर होगा प्रकाश तंतु में। क्यों? क्योंकि ये जुड़ा है किससे? तंतु प्रकाशिकी। इसका उत्तर ही कह रहा है। क्या कह रहा है? तंतु प्रकाशिकी संचार में जब प्रकाशिकी है तो जाहिर सी बात है प्रकाश तंतु का ही प्रयोग किया जाएगा या प्रकाश तरंग का प्रयोग किया जाएगा। आइए जानते हैं इसका विश्लेषण। तंतु प्रकाशिकी संचार एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती हैं। हमने मंगल मिशन वाला भी एक उदाहरण दिया था, तो ये वही है जो प्रकाश तंतु है, समुद्रों में फैली हुई है। जैसे वर्तमान में नेटवर्किंग सिस्टम हम देखेंगे तो नेटवर्किंग सिस्टम में सारी दुनिया किससे? प्रकाश तंतु से जुड़ी है या ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी हुई है। आजकल जो 5G लॉन्च हुआ है या अमेरिका ने जो अभी अभी 6G लॉन्च किया है, ये सब किस पर आधारित है? ये सभी ऑप्टिकल फाइबर पर आधारित है, अर्थात तंतु प्रकाश या प्रकाश तंतु पर आधारित है। इसका उत्तर है प्रकाश तरंग। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।